नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारत का संविधान है, उसके अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1774 को। पिट्स इंडिया एक्ट 1774 से पहले हमने स्टडी किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले हमने स्टडी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिजिन को भारत के अंदर, कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह भारत के अंदर आई थी, उसका क्या महत्व था, पर्पज क्या था। ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया, क्या पर्पज था उसका, ठीक है, और उसका क्या इफेक्ट पड़ा। इन सब चीजों के बारे में हमने स्टडी किया था, और क्या क्या उसके अंदर नियम थे। इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 लेक्चर हम स्टडी कर चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। अगर आपने अभी तक वह लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वह लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप वह लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको पिट्स इंडिया एक्ट का एक भी अक्षर समझ में नहीं आएगा, और फिर आपका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो हमारा टॉपिक होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। क्योंकि स्टडी किस लिए कर रहे हैं हम, समझने के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। अब यहाँ पर हम यह बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को क्यों लेके आया गया, सबसे पहले हम यह बात करते हैं। ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को इसलिए लेके आया गया क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसके अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। ठीक है। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उसके उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट का। क्या प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पर्पस था कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या किया जाए, कंट्रोल में लेके आया जाए, कि लोगों के साथ वो दुर्व्यवहार ना करे, उनसे ब्राइब ना ले, रिश्वत ना ले। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हम स्टडी कर चुके हैं जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है। और वहां पर जो बिजनेस है उसको ठीक ढंग से चलाया जाए, क्योंकि जो कंपनी है वह घाटे में जा रही थी, लॉस में जा रही थी, बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाकर लोन मांग रही थी। तो ये ऑलरेडी हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा है कि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इनके काम पर जू नहीं रही। तो तब क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो चुप बैठने वाली नहीं थी, उसने क्या किया, एक जो एक्ट है वह पारित किया जिसका नाम रखा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके नाम की। जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ही क्यों रखा गया? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने नाम के ऊपर भी तो रख सकती थी। ठीक है। तो इसका पिट्स नाम क्यों पड़ा? पिट्स पिट नाम क्यों पड़ा? इसका पिट्स नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि उस समय पर जो विलियम पिट थे वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। और विलियम पिट कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। जो ये एक बहुत ही यंग लड़का था, 21 ईयर का लड़का था यह। इसने क्या किया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके अंदर इसकी एंट्री हुई जब ये 21 ईयर के थे। जब 21 ईयर के इन्होंने एंट्री मार ली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, तब वहां पर 1783 के अंदर ये क्या बन गए थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद इन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव रखा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने जैसे ही प्रस्ताव रखा तो उस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। और वह प्रस्ताव पास होकर क्या बना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और यही वह एक्ट है, और इस जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था विलियम पिट, इसके नाम पर ही इसका नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि ठीक है चलो यहां तक तो हो गया, नाम नूम भी हमें पता चल गया कि इसका नाम क्यों ऐसा था। जो विलियम पिट है इसका नाम इसके ऊपर पड़ा था। ठीक है। जो एक्ट था हमारा इंडियन एक्ट 1784। अब हम बात करते हैं आगे कि जो इसके अंदर चेंज लेके आए गए, जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर चेंज लेके आए गए, कि 20 साल के बाद जो नया एक्ट आएगा उसके अंदर हम बदलाव करेंगे, और भी ज्यादा जो नियम है वह अच्छे से उनका सुधार करके अप्लाई करेंगे। तो वहां पर हम उनको अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम 6 जो हमारे कॉलम्स है उनके अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोपोली ऑफ ट्रेड की। मोनोपोली ऑफ ट्रेड को स्टडी करेंगे, फिर कंट्रोल ऑफ कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन,
सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, फिर हम बात करेंगे लास्ट में रिवेन्यू की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोनोपोली ऑफ ट्रेड। यहाँ पर हमने लिखा है व्यापार का अधिकार। व्यापार का अधिकार की जब भी हम बात करते हैं तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसको व्यापार के अधिकार दिए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर उसको व्यापार के अधिकार दिए गए थे कि आप यहाँ पर जो है व्यापार करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो व्यापार का अधिकार क्या था, सेम रहा, वही प्रोसीजर पहले था जो जैसे, ठीक है। केप ऑफ गुड होप टू स्टेट ऑफ मैगेलिन, केप ऑफ गुड होप से लेके स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन के अंदर जितने भी देश आते थे उन सभी देशों के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको क्या था, व्यापार करने का अधिकार था। वो वहां पर व्यापार कर सकते थे, ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस समय के दौरान। लेकिन यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया एक्ट लागू हुआ तो उसके अंदर क्या चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम ऐसा ही प्रोसीजर रहा। तो वो उन सभी देशों के अंदर व्यापार कर सकते थे। तो इसके अंदर उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया, उसका भी रीजन था, क्योंकि उन्होंने बिजनेस बढ़ाना था, घटाना थोड़ी ना था। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको, मोनोपोली ऑफ ट्रेड। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ कंपनी। कंट्रोल ऑफ कंपनी की जब भी हम बात करते हैं तो कंट्रोल किसके हाथ में था, कंपनी का, ठीक है, नियंत्रण किसके हाथ में था, जो कंपनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। कितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, यह हम ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, COT, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। इनकी संख्या के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ, 24 थे, 24 रखा गया इनको। इनके पास क्या था, पहले रेगुलेटिंग एक्ट के समय पर ये जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल दोनों चीजों के ऊपर इनके पावर थी और यही पूरा का पूरा प्रोसीजर है वह मेंटेन करते थे। बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है, किसी को अपॉइंट करना है, किसी को हटाना है, नियुक्त करना है, ये सब चीजें इनके कंट्रोल में थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। और इनके ऊपर होते थे जो क्या है, प्रोप्राइटर्स, ठीक है, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास थी पॉलिटिकल और कॉमर्शियल दोनों की। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, जो कंट्रोल ऑफ कंपनी था ईस्ट इंडिया एक्ट के अंदर, उसके अंदर क्या किया गया, यहाँ पर जो कंट्रोल ऑफ कंपनी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उनको सिर्फ कॉमर्शियल 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 दे दी गई, यानी व्यवसाय कर रहे जो उनको दे दिया गया, ठीक है, कि अब आप व्यवसाय से रिलेटेड काम करो, आपको ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है सभी चीजों के अंदर। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज यह हुई, 6 मेंबर और 6 मेंबर थे, 6 मेंबर और अपॉइंट हुए, ठीक है, जिन्हें बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 6 मेंबर थे। इन 6 मेंबरों को नियुक्त किया गया कि अब आप क्या करोगे, जो पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिवेन्यू, इन सब चीजों को आप कंट्रोल में रखोगे, ठीक है, पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिवेन्यू, इन सब चीजों को आप कंट्रोल करोगे। इन सब चीजों का ऊपर आपका दायित्व हमने दे दिया है। और ये क्या थी, प्योरली गवर्नमेंट बॉडी थी। प्योरली गवर्नमेंट बॉडी मींस कि ये जो है सभी के सभी मेंबर है, ये गवर्नमेंट के थे, ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया था, सरकारी कर्मचारी हम इन्हें बोल सकते हैं। प्योरली गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। इन 6 मेंबर में सबसे पहले होते थे, यानी सबसे जो पहला मेंबर था उसका नाम था, उसे हम बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो बाकी 4 मेंबर थे उनको बोला गया, जो बाकी 4 मेंबर थे उनको बोला गया काउंसलर, और एक मेंबर बच गया, उसको बोला गया एक्सचेकर, ठीक है। तो ये 6 मेंबर हो गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट का मंत्री, ठीक है,
जो मंत्री होता था उसे अपॉइंट किया गया इनके ऊपर, जो इनको प्रिजाइडिंग करता था, यानी इनके ऊपर था, सब 5 मेंबरों के ऊपर कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके नीचे आते थे काउंसलर, फिर आता था एक्सचेकर। एक्सचेकर कौन होता है, आजकल जैसे ट्रेजरी होती है ना, उसके अंदर जो बड़ा अधिकारी होता है, जो लेखा जोखा देखता है सारा, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सचेकर। उस समय पर भी ऐसा होता था, जो यह क्या करता था, जो रिवेन्यू है या फिर और सब चीजों है उनको देखता था। तो ये 6 मेंबर अपॉइंट किए गए और इनको बोला गया क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये प्योरली क्या थी, गवर्नमेंट बॉडी थी। अब हम बात करें इन सब चीजों को अपॉइंट करने के बाद इनको दे दी गई थी पावर, कौन सी, पॉलिटिकल पावर दे दी गई थी, मिलिट्री और रिवेन्यू। तो कंट्रोल ऑफ कंपनी के अंदर ये चीजें ऐड हुई थी, ठीक है। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनके अंदर भी, उनकी संख्या के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो उनका थोड़ा जो क्या कर दिया गया था, उनकी पावर से कहा कर दी गई थी, सिर्फ कमर्शियल के ऊपर कर दी गई थी। तो आई होप आपको समझ में यह भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो और हमें बताओ कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, और क्या समझ में आया है, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने सुना ही होगा, प्रशासन। अब प्रशासन कैसे काम करता है उसकी हम बात करने वाले हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में हमने स्टडी किया था कि प्रशासन कैसे काम कर रहा था, यानी जो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल 3 जगह पर इनकी प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो वहां पर क्या थे, गवर्नर जनरल थे और उनके नीचे क्या थे, 4 जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसके अंदर 4 मेंबर थे, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बंगाल, ठीक है, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, ठीक है। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, कर देता हूं उसको, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो यहाँ पर जो बंगाल थे उसके जो गवर्नर थे उनको क्या कर दिया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और ये दोनों क्या हो गए थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उनके अधीन हो गए थे, ठीक है। क्यों अधीन हो गए थे, क्योंकि इसके पास पावर दे दी गई थी, इनको मेंटेन करेगा, और जो ये दोनों थे इसको रिपोर्ट करते थे। और इनके अंदर जो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उनके अंदर कितने कितने मेंबर थे, 4 मेंबर होते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसके अंदर, ठीक है। इन मेंबरों को क्या कर दिया गया, अब जो 4 मेंबर होते थे इनको माइनस करके एक मेंबर को, इनको 3 मेंबर कर दिया गया, ठीक है। यानी एक एक मेंबर है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर से घटा दिया गया। उसका भी क्या रीजन था घटाने का, वह भी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बॉम्बे, मद्रास और जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन सब चीजों के बारे में हमने स्टडी कर लिया। तो वो भी पूरा प्रोसीजर था प्रशासन का चलाना, कैसे चलाना है, क्योंकि जैसे हमारे होता है ना, पहले कमिश्नर, फिर आईएएस, फिर एसडीएम, फिर उसके नीचे तहसीलदार, तो ऐसे प्रोसीजर बना दिया गया कि ऐसे मेंटेन करें इनको, ठीक है। ये नहीं काम करता है तो इसको ये ऑर्डर देगा, ये नहीं काम करता है तो उसके ऊपर वाला ऑर्डर देगा, अगर वो भी नहीं काम करता है तो उसके ऊपर वाला ऑर्डर देगा, कोई तो करेगा ना काम। तो इस तरीके से इन्होंने प्रोसीजर बनाया, ठीक है। और ऊपर से ठहरे ये अंग्रेज लोग, तो इन्होंने तो वैसे ही पूरा सेट करना ही था अपना सेटअप, इतने साल राज करके चले गए, आए थे बिजनेस करने। अब बात करते हैं हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की। सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर हम अगर बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो यहाँ पर हमने बात की थी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर हम बात कर रहे थे प्रोप्राइटर्स की। प्रोप्राइटर्स क्या होता थे, जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर जो प्रोप्राइटर्स होते थे उनकी जो पावर है वह खत्म कर दी गई, पावर खत्म कर दी गई, या फिर हम बोल सकते हैं डिजोल्व कर दी गई। अब इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा था और ये हो गए थे अलग, ठीक है। डायरेक्ट किसके अंडर में आ गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गए थे। और एक बात हम बात करें अब इसके अंदर, क्या वोटिंग की हमने बात की थी कि क्यों एक मेंबर है जो था वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हम बात कर रहे थे उसके अंदर से जो 4 मेंबर थे उनको 3 क्यों किया गया था घटा करके। वहां पर दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर जैसे 4 मेंबर होते थे, ठीक है, तो 4 मेंबर में से 3-3 कर दिए गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर, वो इसलिए 3 किए गए थे क्योंकि जो गवर्नर जनरल होता था उसको अगर कोई भी लॉ बनाना होता था तो इन 4 मेंबर में से उसको 2 के वोट की जरूरत पड़ती थी, ठीक है।
2 के वोट आएंगे तभी तो ये अपना वोट मिलाकर इक्वल टू 3 मेजोरिटी में आकर कोई भी जो लॉ है या कानून है या फिर नियम है वह बना सकता था। लेकिन जो यहाँ पर अगर 3 मेंबर है इसके वोट नहीं करते थे गवर्नर जनरल को, तो यहाँ पर इसको लॉ बनाने में दिक्कत होती थी। तो इसलिए यहाँ पर जो मेंबर है 4 से घटाकर 3 कर दिए गए। 3 करने के बाद क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था वह उसके पास वीटो पावर भी थी। वीटो पावर होती है मतलब स्पेशल अधिकार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मना भी कर देना तो भी अपने अधिकार से, विशेष अधिकार से वह उस लॉ को बना सकता है, ठीक है, या फिर कोई जो लॉ बनाना है उसे मना भी कर सकता है, ठीक है, ये चीजें होती है। यहाँ पर 3 मेंबर थे। अब यहाँ पर अगर एक मेंबर भी इसको अपना वोट दे देता अपना, तो यहाँ पर यह क्या कर सकता था, अपने वीटो पावर को यूज करके वह क्या कर सकता था, लॉ बना सकता था। तो इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके वह मेंबर जैसे घटा, तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर को बढ़ा दिया गया था काफी हद तक, ठीक है। तो वहां पर वह अपनी मर्जी से लॉ बना सकता था, सिर्फ एक मेंबर का वोट उसे चाहिए था। अब हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करें तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर हम बात करते हैं जो 3-3 मेंबर थे। अभी 3-3 मेंबर की बात चल रही है ना एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर यहाँ पर आए 3 मेंबर, अब यहाँ पर भी 3 मेंबर की हम बात करेंगे। जो 3 मेंबर थे प्रेसिडेंसी के यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी या मद्रास प्रेसिडेंसी होगी, उनके अंदर 3-3 मेंबर थे, वो अपॉइंट किए गए थे। उन 3-3 मेंबरों के अंदर से 1-2-3 इन 3-3 मेंबरों के अंदर से क्या कर दिया गया, एक एक को कमांडर इन चीफ बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कमांडर इन चीफ बना दिया गया, ताकि ये इन दोनों मेंबरों के ऊपर भी कंट्रोल कर सके। देखो एक प्रोसीजर बन गया, कैसे 2 मेंबरों के ऊपर एक एक बंदा कंट्रोल करेगा। इनके ऊपर कंट्रोल करेंगे कौन, करेंगे गवर्नर। गवर्नर के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नर जनरल कंट्रोल करेगा। गवर्नर जनरल के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये बन गई पूरी है हायरार्की, ठीक है, पूरा का पूरा क्या बन गया, एक रेशियो बन गया कि इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ऐसे, ठीक है। तो पूरा सिस्टम बनता चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है यह चेंज हुआ था। अब बात करते हैं रिवेन्यू की। रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू के अंदर क्या था, जहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, यानी जहां जहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा जमाया हुआ था इंडिया के अंदर, वहां वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि अब हमारा राज चलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कर लेते हो अब वह ब्रिटिश ईस्ट गवर्नमेंट के नाम से वसूला जाएगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को के नाम नहीं चलेंगे, अब चलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का नाम, और हमारे नाम से ही जो कर है वह लिया जाएगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं जो टैक्स है, साल्ट टैक्स है, और जो कमर्शियल है, कमर्शियल काम सारे के सारे किसके अनुसार चलने लगे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार चलने लगे थे। तो यहाँ पर यह बदलाव कर दिया गया, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका पंजा जमना स्टार्ट हो गया था। पहली बार जो क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को इंडिया के अंदर यह मान लिया था कि कंप्लीटली इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह एस्टेब्लिश हो गई है, ठीक है। तो सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं, आई होप। और एक बात और, यहाँ पर कंट्रोल ऑफ कंपनी के अंदर एक छोटी सी चीज छूट गई है, वह क्या है, द्वैध शासन। द्वैध शासन हम बोले ड्यूल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, कंट्रोल ऑफ कंपनी के अंदर क्या कॉमर्शियल और एक पॉलिटिकल, तो 2 तरीके से शासन चलने लगा था। जो 24 डायरेक्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, क्या चला रहे थे, कॉमर्शियल चला रहे थे। लेकिन जो पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू का जो कार्य हो गया था वो किसके पास आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया। तो वहां पर क्या चल पड़ी थी, ड्यूल गवर्नमेंट चल पड़ी थी। और लेकिन जैसे ही आगे एक्ट बने तो वहां पर बिल्कुल धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया का कंट्रोल है वह किसके हाथों में आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आ गया, या हम बोल सकते हैं चला गया था, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको कंप्लीट टॉपिक है वह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, निश्चिंत रहो। कोई भी छोटी से छोटी आपकी कोई भी बात हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।
हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।